वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना। ठीक है। इससे पहले आय व्यय खाता मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो बैलेंस शीट कैसे बनती है और बैलेंस शीट क्या है। देखो, बैलेंस शीट आप एक विवरण पत्र कह सकते हो। ये किसी प्रकार का खाता नहीं होता। और बैलेंस शीट में आप वर्ष के अंत में ये देखते हैं कि हमारे पास संपत्ति कितनी है, हमारे पास दायित्व कितने हैं। ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले यहाँ पे लिखते हैं आर्थिक चिट्ठा, और जिस डेट को आप स्टार्ट करने वाले हो उस डेट 31 मार्च को, या 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, 31 मार्च 2020 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। इसके दो पक्ष होते हैं, एक दायित्व एक संपत्ति, राशि और राशि। ठीक है, रकम अमाउंट जो भी आप लिखते हैं। तो दायित्व और संपत्ति होते हैं, आप इंग्लिश में भी जरूर पढ़ना, लाइबिलिटीज और एसेट्स। ठीक है। तो पहले आप जितना भी आपका पूंजी कोष या फंड रहता है वो लिखते हैं दायित्व में। पहले आप दायित्व समझें फिर संपत्ति समझना। तो पूंजी कोष या कैपिटल फंड जितना भी उसका अमाउंट रहता है वहाँ पे, और जो आय व्यय हम खाता बनाते हैं तो जो हमारा सरप्लस और अतिरेक होता है, ठीक है, वो इसमें जोड़ते हैं। जो फायदा होता है जोड़ते हैं, और जो घाटा होता है, हीनता होती है, उसे घटाते हैं। ठीक। आय व्यय खाता इससे पहले समझ लेना, क्योंकि पूरा ये आय व्यय खाता के बाद ये बनता है, और ये लगभग पूरा डिपेंड रहता है आय व्यय खाता पे। ठीक है। उससे पता चलेगा हमारे पास कितनी दायित्व है कितनी संपत्ति है। फिर इसमें डालते हैं आजीवन सदस्य शुल्क। जो लाइफ टाइम मेंबरशिप लेते हैं तो वो हमारा दायित्व बनता है, इसलिए हम दायित्व में डालते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रवेश शुल्क लिया जाता है, एंट्रेंस फीस। ठीक। विशिष्ट दान। अब देखो, दान क्या है। एक तो दान होता है जो आय व्यय खाते में लिख दिया जाता है, और एक दान होता है वो विशिष्ट दान कहलाता है। विशिष्ट दान क्यों? क्योंकि जैसे जब कोई जैसे मान लो उसने कंप्यूटर के लिए दान दिया, तो कंप्यूटर के लिए दान दिया तो वो हमारा दायित्व बन गया। क्योंकि जब तक हम उस कंप्यूटर को वहाँ पे रखवा नहीं देते, स्थापित ना करवा नहीं देते, तब तक वो दान हमारे लिए दायित्व रहेगा। इसलिए ये विशिष्ट दान के रूप में आता है। ऐसे ही विशिष्ट चंदा, किसी काम के लिए करने के लिए हमें चंदा दिया गया हो तब आता है ये विशिष्ट चंदा। विशिष्ट अनुदान भी आता है। ऐसे ही ये भी एक प्रकार का दान होता है जो हमें दिया जाता है, विशिष्ट अगर आए तो। नहीं तो ये सब हम आय व्यय खाते में लिखते हैं जब हमें सिंपल दान चंदा दिया जाता है तब। ठीक है। वसीयत, जो भी आपकी वसीयत होगी वो इसमें आएगी। और समर्पित कोष ये इसमें आता है। विशेष कोष, जो स्पेशल फंड्स होंगे वो इसमें आएंगे। ठीक। और बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें आता है। और अदत्त व्यय इसमें आएगा। और अग्रिम प्राप्त आय, एक चीज अदत्त व्यय इसमें आता है, ये ध्यान रखना, ही समायोजना में रहता है। ठीक है। अब इसमें समझते हैं संपत्ति में हमारे पास जो स्थायी संपत्तियां रहती हैं उसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने पहले स्थायी संपत्ति, गत वर्ष का शेष जो भी है। ठीक। स्थायी संपत्ति का अमाउंट, गत वर्ष का शेष बैलेंस डाल दिया, उसमें जोड़ना है वर्ष में जितनी संपत्ति क्रय की उसे जोड़ना है। ठीक है। लास्ट ईयर का जो हमारा बैलेंस है उसमें हमें परचेस ऑफ असेट्स इन द ईयर, इस साल में कितने संपत्ति आपने खरीदी वो लिखना है। फिर बेची गई संपत्ति का पुस्तक मूल्य, जो भी आपने संपत्ति बेची उसका जो पैसा है वो लिखना है, यहाँ पे घटाना है उसमें। ठीक है। क्योंकि कुछ खरीदी होगी साल के बाद में और कुछ बेची होगी तो वो लिखते हैं। ठीक। और जितना भी आपका संपत्ति में ह्रास व्रास हुआ है वो लिखना है। ठीक है। उपभोग सामग्री का अंतिम स्कंद, ये आ गया आपका उपार्जित आय। ये आपका सब उसमें रहेगा, किसमें? समायोजना में। उपार्जित आय जितनी भी रखी है वो लिख देना है। ठीक है। पूर्वदत्त व्यय, जो पहले ही मतलब पेड कर दिए वो आ गया। ठीक। स्थायी जमा। ठीक है। ये सब आपके आय व्यय खाते में जो जो जोड़े और घटाए होंगे, तो पूर्वदत्त इसमें आता है, आप जानते हो, और अदत्त इसमें आएगा। ठीक। उपार्जित इसमें आती है, अनुपार्जित इसमें आता है, उपार्जित इसमें आती है, अनुपार्जित इसमें आता है। ठीक है। बैंक में रोकड़ और हाथ में रोकड़, इसमें जितनी भी तरल संपत्तियां और संपत्तियां रहती हैं सब इसमें आती हैं। और
जितना भी दायित्व रहता है वो इसमें आता है, ठीक। और इस बैलेंस शीट में इतना कुछ नहीं है, इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।